आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ घट रहा है, चाहे वो तीसरे मोर्चे के गठन की बात हो या फिर वहां पर जो तीनों अघाड़ी में जो तीनों दल है उनके बीच आपस में तनातनी की बात हो। इन सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे पास शिवसेना के नेता संजय राउत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि बीच बीच में कुछ स्वर सुनाई देते हैं। अगर स्वर सुनाई देते हैं तो स्वर सुन लेना, स्वर सुनना अच्छी बात होती है। ये बेसुरा नहीं है ना। अघाड़ी की सरकार जो है ये देश की राजनीति में एक अच्छा स्वर लगाया है हमने, और जो बातें आप सुनते हो उसमें इतनी सच्चाई नहीं है। जरूर तीन पार्टी की सरकार है, तीनों पार्टी की विचारधारा अलग अलग है, तीन पार्टी के नेता अलग है, तीन पार्टी ने अपने भूतकाल में बहुत अलग तरीके से काम किया है, एक दूसरे के खिलाफ भी काम किया है। लेकिन अब ये हमारा कमिटमेंट है तीन पार्टी का, ये सरकार जो है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमने बनाया है उसके ऊपर चलेगी और पूरे 5 साल तक चलाने का ये हमारा एक दूसरे से कमिटमेंट है। और उसमें उस कमिटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं होगी। सरकार चलेगी 5 साल तक। ये बार बार सवाल क्यों पूछा जाता है मुझे मालूम नहीं, सरकार में क्या गड़बड़ है, सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, और हमें बार बार उस बारे में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि सरकार चलेगी। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है बार बार कुछ अलग बात कहती है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें, तभी सवाल पूछा जा रहा है। आपकी बात सही है मनोरंजन जी। अगर कांग्रेस के नेता जो है महाराष्ट्र के या प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है नाना पटोले जी, उसने ये बात बीच में कही कि हम चुनाव में अकेले जाएंगे, तो ठीक है, स्वागत है अगर वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते। हमारा एक साथ चुनाव लड़ने का कमिटमेंट कभी नहीं था। हमारा कमिटमेंट सरकार चलाने का है, तो हम सरकार तो चलाएंगे ना। चुनाव की बात तो 3 साल के बाद आ जाएगी, तब देखा जाएगा कौन किसके ताकत पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ता है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तो सरकार चलाने की बात हो रही है और सरकार निर्माण होकर 2 साल का वक्त गुजर चुका है और 3 साल बाकी है। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और चलेगी। चुनाव आने के बाद देखेंगे। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे साहब की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद आपका एक बयान भी आया प्रधानमंत्री के लिए। उसके बाद ये भी कयास लगने लगे कि क्या शिवसेना और बीजेपी इकट्ठे हो सकते हैं क्या? इस पे भी आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, जरूर महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर बन चुका है और लोग सड़क पर उतरते हैं या चक्का जाम करते हैं, मोर्चा आंदोलन होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मराठाओं को आरक्षण या रिजर्वेशन देने का अधिकार राज्यों को नहीं, अब केंद्र को है। अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो ये पूरा मुद्दा लेकर उद्धव ठाकरे जी, अजित पवार और अशोक चौहान दोनों को लेकर जरूर प्रधानमंत्री से मिले हैं और उनको कहा है कि केंद्र ने उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अब ये चर्चा होने के बाद महाराष्ट्र के और भी कुछ प्रश्न है, 10 या 12 प्रश्नों को लेकर गए थे। वो चर्चा होने के बाद प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने लगभग 40 मिनट तक अकेले में चर्चा की दोनों नेताओं को। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको उसमें कोई राजनीति या वापस शिवसेना बीजेपी एक होकर सरकार बनाएगी, ये भनक नहीं लगनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, जरूर हमारे दो पार्टी के रास्ते अलग हुए हैं। बीजेपी अब अपोजिशन में, हम सरकार में। लेकिन बहुत से नेता ऐसे हैं, जैसे नरेंद्र भाई हो या और कोई हो, हमारे राजनाथ सिंह जी हो, रविशंकर प्रसाद जी हो, बहुत से पुराने नेता हैं पार्टी में, जिनके साथ हमारे रिश्ते आज भी मधुर है और रहेंगे। राजनीति की जगह पे और रिश्ते रिश्ते की जगह पे होगी। ठाकरे परिवार और मोदी जी का हमेशा एक रिश्ता सालों साल से रहा है। वो राजनीति में टूटता नहीं। अगर राजनीति में कोई एक अलग निर्णय हमने लिया है तो रिश्ते नहीं टूट जाते, रिश्ते तो रहते हैं। आपने देखा होगा कि शरद पवार साहब के साथ और उनके पार्टी के साथ हम हमेशा महाराष्ट्र में हमारा संघर्ष होता रहा राजनीति में। लेकिन शरद पवार जी और हमारा एक रिश्ता हमेशा कायम रहा। ठाकरे परिवार का या शिवसेना का एक रिश्ता हमेशा कायम रहा
और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। हम उस प्रकार की राजनीति या दुश्मनी नहीं करते, जो रिश्ते ही नहीं रहते। हम रिश्ते रखने वाले लोग हैं। सही कहा आपने। अनिल देशमुख जी का प्रकरण भी एक चल रहा है, जिससे कि सरकार पर एक निशान लगा, उनको इस्तीफा देना पड़ा, आज भी उनको सम्मन भेजा गया है। उस पर आप क्या कहेंगे अनिल देशमुख के मामले में? देखिए, अनिल देशमुख कल तक महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे। उनका सार्वजनिक जीवन आपने देखा होगा कि बहुत ही साफ सुथरा रहा है। लगभग 30-35 साल से अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पब्लिक लाइफ में, जिला पंचायत से लेकर गृह मंत्री तक का उनका सफर हमने बहुत नजदीक से देखा है। अब कोई जेल में बैठा एक आरोपी एक पत्र लिखता है, हाँ, जिसको खुद अनिल देशमुख ने बर्खास्त किया है अपने पद से। वो व्यक्ति पत्र लिखता है, कुछ आरोप करता है, और उसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी जिस तरह से जांच कर रही है, तो मुझे लगता है ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। और हम बार बार कहते हैं कि आप राजनीति करो, आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीति कर सकते हो, हमसे झगड़ा संघर्ष कर सकते हो, लेकिन आपके हाथ में केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसका गलत इस्तेमाल करके अगर राजनीति करेगी तो उसकी कीमत सिर्फ आपको और हमको नहीं, तो देश को भी चुकानी पड़ेगी। लोगों का विश्वास, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, उनके ऊपर से आप उड़ गया है। वो पूरी तरह से अगर खत्म होगा तो भविष्य में उसकी बहुत बड़ी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। आज अनिल देशमुख हो या हमारे और एक विधायक प्रताप सरनाईक शिवसेना के, उनके बारे में जिस प्रकार से ये केंद्रीय जांच एजेंसी काम कर रही है, तो मुझे लगता है ये उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। ठीक है, आप हमें तकलीफ दे सकते हो, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन आप हमारा मनोबल नहीं तोड़ सकते। और ये सब करने से अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आएगी, तो आप भ्रम में हैं। यही बात ममता बनर्जी भी कहती है, जो बात आप कह रहे हैं कि उनके यहाँ भी इसी तरह दुरुपयोग हो रहा है। हो तो रहा है, आपने बंगाल में भी देखा होगा, आपने कुछ साल पहले यही आंध्र प्रदेश में देखा होगा, आप महाराष्ट्र में भी देख रहे हो, आपने ये तमिलनाडु में भी देखा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हाँ दूध के धुले हैं? जिस प्रकार के आरोप आप हमारे लोगों पर लगते हैं, क्या यही प्रकार के आरोप आपके लोगों पर नहीं है? आप देखिए ना, बंगाल में नारदा केस में क्या हो गया। 6 आरोपी थे, उसमें से 4 को सीबीआई ने पकड़ लिया, और 2 लोगों को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वो बीजेपी में चले गए थे। हाँ, यही आपकी प्रामाणिकता है। एक तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, शरद पवार साहब की यहाँ मीटिंग हुई, उस पर आपकी क्या राय है? एक अल्टरनेटिव मोर्चा बनाने की जो कोशिश हो रही है, आप क्या चाहेंगे? उसमें कांग्रेस भी होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के सिवाय अपोजिशन का कौन सा भी मोर्चा सफल नहीं होगा, ये सबसे पहले हमको समझ लेना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस आज कमजोर जरूर हो गई है, लेकिन कांग्रेस इस देश की एक प्रमुख विरोधी दल है। उनको साथ लेकर ही हमको आगे जाना पड़ेगा। और ये तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, पांचवा मोर्चा, उसमें कोई मजा नहीं है। जो मोर्चा अब है, आप उनको ही मजबूत करना पड़ेगा, और उसी मोर्चा में ऐसे बहुत से विरोधी दल है, बीजेपी विरोधी दल, उनको अंदर लाकर ये मोर्चा मजबूत बनाकर एक मजबूत विकल्प हमको खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है कि नेतृत्व कौन करेगा इस मोर्चा का, तब बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। अभी पवार साहब के घर में कुछ लोग जरूर मिले राष्ट्रमंच के नाम पर, लेकिन राष्ट्रमंच ये कोई विकल्प नहीं बन सकता। या और कोई अगर बनाना चाहता है एक नया फ्रंट, वो विकल्प नहीं बनेगा। हमको यूपीए को ही मजबूत बनाना पड़ेगा, जिसमें ऐसे बहुत से दल हैं, जैसे शिवसेना अपना एनडीए में है, अकाली दल आज एनडीए में नहीं है, ममता बनर्जी यूपीए में नहीं है, और भी ऐसे दल हैं जो यूपीए में नहीं है ना एनडीए में है। ये सभी को साथ लगता नहीं है, लेकिन राउत सर आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस ही सबसे कमजोर करी है? देखिए, कांग्रेस को अभी कांग्रेस कमजोर करी है, अगर ये हम तो नहीं बोल सकते।
अब हम पवार साहब को या ममता जी को बार बार यही कहते हैं कि आप सभी लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व से बात करनी चाहिए कि आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं। कि आप ये नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मोर्चा बनेगा वो राष्ट्रीय मंच पर तुरंत सत्ता पे आ जाएगा, हाँ ऐसा तो नहीं, लेकिन एक विरोधी दल की एक मजबूत फ्रंट अगर बनता है तो जरूर एक अंकुश रहता है, सरकार पर सत्ता पे अंकुश रहेगा। इसके लिए भी हमको काम करना पड़ेगा। राउत सर, एक अंतिम का सवाल है, राम मंदिर से शिवसेना का बहुत लगाव है, अब वहां जो जमीन को लेकर के बातें उठ रही है उससे कितना आहत है आप लोग, या क्या प्रतिक्रिया है उस पर? देखिए प्रतिक्रिया तो ये है कि ये जो मुद्दा है, जो आपके सांसद है मिस्टर संजय सिंह, उसने उठाया विथ एविडेंस, उसने कागजात भी सामने लाए और भी लोगों ने सामने लाए हैं। देखिए अगर कोई इस प्रकार का मुद्दा लेके आया है और अगर आपके मन में कोई खोट नहीं है तो सामने आकर लोगों को बताना चाहिए, ये श्रद्धा का विषय है। आप अगर आपके खिलाफ कोई सवाल पूछता है तो आप उसको राष्ट्रद्रोही कहेंगे, आप उसको अपराधी बोलेंगे, कैसा चलेगा? राम मंदिर के लिए लोगों ने अपना खून बहाया, अपनी जान दी है। हाँ, लोगों ने भी, जो गरीब हो या कोई हो, लोगों ने एक एक रुपया दिया है। हाँ, तो लोगों को मन में अगर कोई शंका है तो सामने आकर आप बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी जिम्मेदारी बनती है ये। मोहन राव भागवत जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक है, हम उनके ऊपर विश्वास है, दोनों के ऊपर, दोनों ने बात करनी चाहिए लोगों से कि आपके हाथों से वहां भूमि पूजन हुआ है, ये वचन पूर्ति हुई है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो ये प्रमुख जो लोग हैं, प्रमुख नेताएं हैं, नेता ने देश के साथ अपनी भूमिका, अपना मन व्यक्त करना चाहिए। जी सर, संजय राउत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।